मैनेजर हसरत से रहा नहीं गया। वो अमन को ये खुशखबरी देने के लिए उसके घर गया। अमन उस वक्त अपने कमरे में सो रहा था। उसके चेहरे के हाव भाव साफ साफ जाहिर कर रहे थे कि कंडीशन काफी सीरियस है। अमन के बगल में उसकी माँ बैठी हुई थी, जो लगातार उसकी माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां लगा रही थी। ये देखकर मैनेजर हसरत हंसकर बोला, मैम नमस्कार। अमन की मम्मी ने मैनेजर हसरत की तरफ कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, बस अपना सर हिला दिया। पर ये देखकर मैनेजर हसरत जरूर समझ गया कि अभी उसका यहाँ रहना सही नहीं है, इसीलिए वो गेट से लौटने लगा। पर तभी उसके कानों में अमन की आवाज पड़ी। वो अपनी माँ से कह रहा था, मम्मी मेरा फोन दो ना मुझे, मैं हसरत से पूछ लूं जरा गुप्ता जी वाला प्रोजेक्ट मिला या नहीं। अरे बेटा अभी आराम कर, दिन भर काम के चक्कर में ही लगा रहता है, तभी तूने ये हालत बना रखी है। कितना बीमार हो गया है। अभी 5-6 दिन कोई काम नहीं, कोई ऑफिस का वर्क नहीं। मैं मैनेजर हसरत से बात कर लूंगी, वो और रिचा मिलकर सारा काम हैंडल कर लेंगे। पर तुम अभी आराम करो, तुम्हें आराम की बहुत जरूरत है। तुम्हें याद है ना डॉक्टर ने क्या बोला है? मम्मा प्लीज, आपको पता है ना, अगर मैं ऐसे टेंशन में रहूंगा तो और बीमार हो जाऊंगा। ये सुनकर मैनेजर हसरत ने अंदर कदम रखा और अमन की तरफ एक उम्मीद भरी रोशनी के साथ बढ़कर कहा, सर आप टेंशन मत लीजिए, हमें ये प्रोजेक्ट मिल गया है। कैसे? अमन ने ये सुनकर एकदम चौंक कर बोला, ये सब हमारी प्राची की वजह से हुआ है। आज उसी ने आपकी जगह प्रेजेंटेशन दिखाया था, जिसे देखकर गुप्ता जी और उनके सारे कंपनी वाले इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने फर्स्ट मीटिंग में ही एग्रीमेंट बनाने के लिए बोल दिया। क्या सच में? अमन ने उत्साहित होते हुए खुशी में कहा, जी सर, पर आप आराम कीजिए। प्राची ने भी कहा है कि आप काम की टेंशन छोड़ दीजिए, वो मैं और मिस रिचा मिलकर सारा काम हैंडल कर लेंगे। आप बस आराम कीजिए, बस आपको आराम की जरूरत है। इतना कहकर मैनेजर हसरत वहाँ से निकल गया। पर अमन के दिल और दिमाग में मैनेजर के वो कहे शब्द गूंजने लगे। वो सोचने लगा कि प्राची इतनी मल्टी टैलेंटेड कैसे हो सकती है। ऐसा क्या है इस लड़की में कि ये हर काम इतने प्यार और संयम के साथ कर लेती है। अमन लेटे लेटे ये सब सोच रहा था और उसकी माँ उसके सर पर लगातार पानी की पट्टियां रख रही थी। अमन कहीं ना कहीं प्राची से इम्प्रेस होकर अपने आप को प्राची की ओर खिंचा हुआ महसूस कर रहा था। दिन भर उसके बारे में सोचना अमन की आदत सी हो गई थी। वो जानता था कि वो शायद अभी तक ना हो पाए, पर फिर भी कोशिश करने में क्या बुराई है। ये सोचकर अमन ने पास खड़े नौकर को फोन लाने के लिए कहा और अपनी माँ को देखकर इशारों में कहा, मम्मी प्लीज आप बाहर चले जाइए थोड़े टाइम के लिए। अमन की माँ उसके एक इशारे में बाहर चली गई और मौका पाकर अमन ने प्राची को फोन किया। हेलो प्राची। अमन की आवाज में खुशी की लहर दौड़ रही थी। कैसे हैं आप? प्राची ने भी एक नई मुस्कान के साथ कहा। अमन प्राची की ये मुस्कान पहली बार महसूस कर रहा था। उसने प्राची को पहले कभी ऐसे हंसते हुए नहीं देखा था। जो हंसी आज प्राची के चेहरे पे देख पा रहा था ना और समझ पा रहा था, वो सच में विचलित कर देने वाली थी। मैं ठीक हूँ, वैसे तुम्हें थैंक यू कहने के लिए फोन किया है मैंने। थैंक यू किस लिए सर? प्राची ने एक अलग से अपनेपन वाली आवाज में कहा। थैंक यू मैं तुम्हें आज के प्रेजेंटेशन के लिए बोलना चाह रहा था। तुम नहीं जानती हो तुमने इस कंपनी के लिए क्या कर दिया है। तुम जब से आई हो हमारे लिए सब अच्छा ही हो रहा है। तुम इस कंपनी के लिए लकी चार्म हो। अमन की आवाज में हल्का सा लड़कपन था। तबीयत खराब होने की वजह से वो शायद ज्यादा अच्छे से बोल नहीं पा रहा था। उसके मुंह से थकान भरी आवाज निकल रही थी, पर फिर भी वो प्राची को इतना दिखाना चाह रहा था कि वो वास्तव में बहुत खुश है। प्राची अमन की आवाज से समझ गई थी कि वो अभी बात करने की हालत में नहीं है, इसीलिए उसने ये कहकर फोन काटा कि अच्छा फोन काटिए, मुझे अभी ऑफिस में बहुत काम है, फ्री होकर आपको कॉल करूंगी। फोन काटकर वो अपने काम में लग गई। पूरी कंपनी में प्राची की वाहवाही हो रही थी। कंपनी में चारों तरफ सबके मुंह से प्राची का नाम ही निकल रहा था। उसने वो कर दिखाया था जो पिछले 7 साल में कोई नहीं कर पाया था। वो एक बहुत गहरा घाव था जिसने कहीं ना कहीं सबके दिल में अब तक डर बैठा कर रखा हुआ था। अमन ने जब से इस कंपनी में आना शुरू किया था, तब से अमन के अलावा
कोई प्रेजेंटेशन नहीं दिखाता था। इसकी वजह थी कि वो एक बार कंपनी के किसी एजेंट की प्रेजेंटेशन दिखाने पर 10 करोड़ का प्रोजेक्ट हाथ से गवा बैठा था, जिसके सदमे के कारण अमन के दादाजी को हार्ट अटैक आ गया था और वो स्वर्ग सिधार गए थे। तब से अमन ने किसी पर भी भरोसा करना छोड़ दिया था, पर प्राची के कारण अब सबके अंदर हिम्मत और साहस वापस आ गई थी। इधर दूसरी ओर आयशा राणा दास से मिलने उसके घर पर गई थी। राणा दास अपनी रंगशाला में बैठकर नृत्य का आनंद ले रहे थे। उसे नृत्य और संगीत का बहुत शौक था। आयशा ने अंदर कदम रखा और राणा दास के पास जाकर बोली, सर आपने मुझे बुलाया था? राणा दास ने अपने आदमियों से कहकर आयशा के लिए एक स्पेशल वाली चेयर मंगवाई। आयशा चुपचाप चेयर में बैठ गई। उसके बैठते ही राणा दास ने सबको जाने का इशारा किया। सब बारी बारी राणा दास के एक ही इशारे में वहाँ से रफा दफा हो गए। अब केवल आयशा, राणा दास और उसके 2 नौजवान ही मौजूद थे। राणा ने टेबल पर रखी अपनी बंदूक को उठाकर नौजवान के हाथ में पकड़ाते हुए कहा, देख लड़की, अगर तूने अपना मुंह खोला तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हमने शीला पर तो थोड़ी दया दिखा दी थी, पर तुझे ऐसी मौत देंगे कि तू जीते जी मर जाएगी। मैं कभी अपना मुंह नहीं खोलूंगी, पर आपको अपने कहे मुताबिक कॉलेज का हेड बनने में मेरी मदद करनी होगी। आयशा ने कपकपाती हुई आवाज में उससे कहा, तेरा काम हो जाएगा। राणा दास ने गुस्से में अपनी लाल आंखों से आयशा की तरफ एक चुभती हुई नजर से कहा। आयशा राणा दास से कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहती थी। वो राणा के गुस्से से बहुत अच्छी तरीके से परिचित थी, इसीलिए उसने कुछ ज्यादा ना बोलकर बस जाना ज्यादा सही समझा और चुपचाप वहां से चली गई। प्राची आज बहुत खुश थी। प्रेजेंटेशन की वजह से अमन और बाकी सबने उसकी इतनी तारीफ जो की थी, जिससे प्राची का कॉन्फिडेंस लेवल काफी ऊपर हो गया था। उसे लगने लगा था कि अगर वो कोशिश करेगी तो जरूर जीत जाएगी। वो जानती थी इस लड़ाई का रिजल्ट कुछ भी हो, पर अगर वो कोशिश ही नहीं करेगी तो क्या गलत हो जाएगा। प्राची के सामने सारे राज धीरे धीरे खुलते जा रहे थे। प्राची को अब तो पक्का भरोसा हो गया था कि आयशा और विक्रम पाटीदार ने मिलकर शीला को मारा है, पर ये राणा दास इंसान कौन है, इसकी सच्चाई निकालना प्राची के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया था। उसने इस केस के सारे पहलू सुलझा लिए थे। अब वो कुछ बचा था तो राणा दास की सच्चाई खुलवाना। वो कैसे भी करके राणा दास का पर्दाफाश करना चाहती थी, पर वो ऐसा करने के लिए राणा की सच्चाई तक पहुंचना चाहती थी। एक निखिल ही था जो आयशा से सच उगलवा सकता था, पर क्या सच में आयशा से सच उगलवाना इतना आसान था? ये सोचकर प्राची की हालत खराब हो रही थी। वो बहुत उलझ चुकी थी। बस अब वो इस केस को जल्द से जल्द सुलझाना चाहती थी और रफा दफा करना चाहती थी। अगले दिन उसने शोरूम जाकर आरव से एक मदद मांगी। आरव, एक बात कहूँ? प्राची ने विचलित भरी मुस्कान के साथ कहा। हाँ कहूँ ना, क्या हुआ? मुझे तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है। मेरी मदद की? कुल बोलो, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करने के लिए तैयार हूँ, पर बात क्या है ये तो बताओ। अब आगे क्या होता है? क्या आरव उसकी मदद करेगा? ये जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM।